गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग बिहारी जी के दोहों को पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बिहारी जी के भक्ति के दोहे पढ़े हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी जी के नीति के दोहे। बिहारी जी ने समाज की नीतियों के बारे में कुछ बातें कही हैं, अपने दोहों के माध्यम से कुछ समझाना चाहा है, उसे चलिए आज हम देखते हैं। तो समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा आपका है, दुसह दुराज प्रजानी को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरी जग करत मिली मावस रविचंद। दुसह दुराज प्रजानी को, दुसह का अर्थ होगा असहनीय, दुराज का अर्थ होगा दो राजा, प्रजानी का अर्थ होगा प्रजा को। बच्चों, इस यहाँ पे बिहारी जी कहना चाह रहे हैं कि उस राज्य की प्रजा का दुख सहना असहनीय होगा जिस राज्य के दो राजा हैं, क्योंकि उनका दुख दंड एकदम असहनीय हो जाएगा, उनकी तकलीफ एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। क्योंकि अगर दो राजा हैं तो दोनों अलग अलग आदेश देंगे, तो प्रजा किसका आदेश माने और क्या करे। अगर एक ही राजा है, अगर वो दुष्ट भी है तो भी प्रजा को उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि दो राजाओं के होने से होता है। उदाहरण देते हुए बिहारी जी ने कहा है, अधिक अंधेरी जग करत मिल मावस रविचंद। उस दिन संसार में अत्यधिक अंधेरा होता है, पृथ्वी पर अत्यधिक अंधेरा होता है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं। अमावस्या की रात को सबसे अधिक अंधेरा होता है क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं। तो बच्चों, इस दोहे का चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसका दुसह दुराज अधिक अंधेरी आ की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और जिस दोहे में या जहाँ पे एक कहानी के माध्यम से बात समझाई जाए वहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाता है। और एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए श्लेष भी होगा। यहाँ पे अलंकार आपके तीनों होंगे, अनुप्रास, दृष्टांत और श्लेष। भाषा आपकी ब्रज ही है, शैली आपकी मुक्तक है, छंद आपका दोहा है और रस आपका शांत है। तो चलिए अब दूसरे दोहे को देखते हैं। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान बिहारी, खोटे ग्रह जपुदान। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। यहाँ पे बिहारी जी कहना चाह रहे हैं कि जिसके शरीर में जिसमें जितनी अधिक बुराई होती है, समाज उसको उतना ही अधिक सम्मान देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग ये देख लीजिए कि कहीं पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई एक शरीफ आदमी जाता है और वहीं पे एक गुंडा भाई टाइप का आदमी जाता है, तो जो शरीफ आदमी होगा उस पर कोई ध्यान नहीं देगा कि ये तो शरीफ है। लेकिन जो गुंडा होगा, जो दादा होगा, उसको लोग यही कहेंगे, अरे भाई इनका पहले काम कर दो, नहीं तो ये आतंक मचा देगा। आइए भाई, आइए, नमस्ते, बैठिए बैठिए। उसको इस तरीके से सम्मान दिया जाएगा। और जो भला आदमी है उसको लोग कहेंगे, अरे ये तो भला है, ये तो अपना काम करके चला ही जाएगा। उदाहरण दिया है फिर बिहारी जी ने, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जैसे 9 ग्रह होते हैं और सबके राशि पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, तो जो ग्रह अच्छे होते हैं, जो नक्षत्र अच्छे होते हैं, सबकी कुंडली में ये होता है, ये ग्रह आपका अच्छा है, ये ग्रह आपका खराब है, शनि का दोष है, बृहस्पति का दोष है। ऐसे कहते हैं कि इन ग्रहों में ये ग्रह आपके ऊपर अरिष्ट है, मतलब खोटे हैं। बिहारी जी ने कहा है, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह को जपुदान। मतलब जो ग्रह आपका भला है उसको तो लोग छोड़ देते हैं, अरे ये ग्रह आपका बहुत भला है। और जो खोटा होता है, जो रुष्ट होता है, जिसका प्रकोप होता है, उसी को जपदान किया जाता है, उसी के लिए दान पुण्य किया जाता है, उसी के लिए पूजा पाठ की जाती है। अब चलिए इसके भी काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। बच्चे देखिए, बसे बुराई बाबा की आवृत्ति, भलो भलो, तो अनुप्रास, इसमें अलंकार आपका अनुप्रास होगा और पुनरुक्त प्रकाश भी होगा। देखिए, जैसे बसे बुराई है और तन ताही ता, इस दो जगह बाबा की आवृत्ति और ताता की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास हो गया। और भा भलो भलो 2 बार आया, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश हो गया। और यहाँ भी वही बात है कि एक कहानी से दूसरी कहानी को समझाएगा, इसलिए दृष्टांत भी होगा। और भाषा आपकी ब्रज ही रहेगी, छंद आपका दोहा ही रहेगा, रस आपका शांत ही रहेगा और शैली आपकी मुक्तक ही रहेगी। चलिए अब तीसरे दोहे को देखते हैं। नर की अर नल नीर की गति एक करिश जोय,
जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय बिहारी, ते तो ऊंचो होय। बच्चों, बिहारी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नर की, नर मतलब मनुष्य की, और नल नीर की, और नल के जल की गति एक ही प्रकार की है। जे तो नीचो होय चलो ते तो ऊंचो होय। जितना ही नीचे जाता है उतना ही वो ऊंचा उठता है, ऊपर जाता है। नर की और नल नीर की। बच्चों, जैसे नल की जितनी खुदाई होती है, जितनी बोरिंग गहरी होती है हैंडपंप की, उतना ही उसका पानी शुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि अगर आपकी बोरिंग ज़्यादा गहरी है तो आरओ के पानी से भी शुद्ध पानी नल का माना जाता है। उसी प्रकार मतलब जितनी आपकी खुदाई ज़्यादा है उतना जल आपका शुद्ध है, जितनी गहराई है। और या मान लीजिए जैसे हैंडपंप चलाया जाता है तो जितनी तेज़ी से आप उसकी हैंडल को नीचे ले जाएंगे उतने तेज़ी से पानी आपका आएगा। उसी प्रकार मनुष्य जितने विनम्र रहेगा, जितने सज्जन रहेगा, उतना ही वो ऊपर जाएगा, उतनी ही उसकी उन्नति होगी, उतनी ही उसकी तरक्की होगी। जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए, मतलब जितना ही वो नीचे जाएगा, नीचे जाने का यहाँ पर विनम्रता सज्जनता से है। और नल के लिए तो मैंने बताया ही कि या तो बोरिंग बहुत गहरी है, या नल चलाते वक्त हैंडपंप की हैंडल को जितना आप नीचे ले जाएंगे उतना ही पानी ज़्यादा निकलेगा। और इसमें भी आपका अलंकार अनुप्रास है, और भाषा ब्रज है, और छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस आपका शांत है। अब अगला दोहा देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत न सूना फिरी, घटे जड़ समूल कुमिलाय। कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सले। जिस प्रकार जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान के पास धन आता है, संपत्ति बढ़ती है, मन सरोज, मन का कमल बढ़ जाता है, खिल जाता है। जिस तरीके से जल बढ़ता है, एक कमल के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से जल बढ़ता है उसी तरीके से कमल की जो डंडियाँ होती हैं, डंठल जो होती है, उसी तेजी से बढ़ती है। वही चीज़ इंसान पे भी लागू होती है कि जैसे जैसे उसके पास धन आता है, संपत्ति आती है, वैसे वैसे उसका मन प्रफुल्लित होता है, खुश हो जाता है, उसका मन रूपी कमल खिल जाता है। घटत घटत सूना फिर। और जो कहते हैं कि संपत्ति होती है वो बढ़ती तो धीरे धीरे है, लेकिन घटती एक साथ ही है। और जब घटती है तो समूल जो इंसान का मन प्रफुल्लित होता है वो धीरे धीरे नहीं, वो नीचे नहीं आता है, वो सिकुड़ता नहीं है धीरे धीरे, बल्कि जड़ से कुम्भला जाता है, एकदम उसका मन मर जाता है। इस दोहे से बिहारी जी ने ये कहना चाहा है कि संपत्ति के बढ़ने से इंसान को अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अपने मन को अत्यधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब संपत्ति घटेगी तो उसका मन दबेगा नहीं, बल्कि जैसे कहते हैं ना, इंसान टूट जाता है, जड़ से कुम्भला जाएगा, मुरझा जाएगा। यहाँ चलिए अब इसका भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। बढ़त बढ़त दो बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश, और संपत्ति सलल सासा अनुप्रास, घटत घटत, यहाँ पे भी पुनरुक्त प्रकाश। वही बात आ रही। भाषा आपकी ब्रज है, दोहा छंद आपका दोहा है, अलंकार आपका अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है। और अब चलिए नेक्स्ट दोहे को देखते हैं। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हो ये न मित, रज राजस न छुआई तो, नेह चीकने चित्त बिहारी, नेह चीकने चित्त। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हो ये न मित। यहाँ पे बिहारी जी मित्रता के बारे में बता रहे हैं, मित्रता के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चाहत चटक ना घटे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मित्रता की चमक, चटक करते यहाँ पर चमक होगा, ना घटे, कम ना हो, तो मैलो होए न मित, तो अपने मन को मैला होने मत दीजिए। रज राजस न छुआए तो, नेह चीकने चित्त। तो मित्रता में आप रज, राजस, रज का अर्थ होता है धूल, राजस का अर्थ होता है कि राजनीति या राजस या राजकाज कह लीजिए। न छुआए तो, नेह चीकने चित्त। अगर आप मित्रता को चाहते हैं, हमारी मित्रता कम ना हो, हमारी मित्रता की चमक कम ना हो, तो आप इसमें राजस्व, धन को और राजनीति को रंच मात्र भी
इसमें मत आने दीजिए और अपने चित्त को चीकना रखिए, अपने प्रेम को चीकना रखिए। क्योंकि अगर तेल लगी बत्ती पर, जो रुई की बत्ती होती है उस पर अगर तेल लगा है, तेल से भीगी हुई बत्ती पर अगर धूल पड़ गई थोड़ी सी, रज का अर्थ धूल होता है बच्चों, धूल पड़ गई थोड़ी सी तो वो बत्ती किसी कीमत पर भी नहीं जलेगी। इसी प्रकार अगर मित्रता में हमारे धन आ गया या हमारा घमंड आ गया, हम अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं या हमारा राजकाज से लेना देना है, उस प्रभाव का अगर हमको घमंड आ गया उसमें, तो कभी भी हमारी मित्रता अच्छी नहीं रहेगी, उसमें वो प्रेम नहीं रहेगा, उसमें वो विश्वास नहीं रह जाएगा। तो चलिए बच्चों इसका भी काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो चाहत चटक चाचा की आवृत अनुप्रास अलंकार और रज राजेश, यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और भाषा आपकी ब्रज ही रहेगी। और इसमें मित्र, एक मिनट बच्चों, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय नमित, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय नमित, रज राजस न छुआए तो नेह चीकने चित्त। तो इसकी में आपकी क्या है, अलंकार आपका रूपक भी है, अनुप्रास भी है तथा श्लेष भी है। बच्चे इसमें अलंकार आपके कई आ रहे हैं, रूपक भी है क्योंकि मित्रता रूपी बात आ रही है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और श्लेष अलंकार है, तीनों अलंकार है। और भाषा ब्रज है, छंद आपका दोहा है, शैली आपकी मुक्तक है, रस आपका शांत है। चलिए आपका हम छठा दोहा देखते हैं। बुरो बुराई जो तजे चित्त खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात विहारी, गने लोग उत्पात। बुरो बुराई जो तजे चित्त न खरो डरात। बच्चों कहा जाता है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ दे तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बुराई करता है, हमेशा गलत काम करता है, हम लोग जानते ही हैं कि ये गलत ही करेगा, तो अगर वो कुछ देर के लिए अपनी बुराई छोड़ दे तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे मन में एक डर रहता है कि ये अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या करने वाला है ये जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। जो निकलंक मयंक लखे, बिहारी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा अगर निष्कलंक दिखे, मतलब जो चंद्रमा पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो ना दिखे, तो हमारे मन में ज्योतिष के अनुसार, बच्चों ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर चंद्रमा निष्कलंक दिख रहा है तो इसका मतलब है कोई उत्पात होने वाला है, ग्रह दशाओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है। तो यही बिहारी जी ने कहा है कि समाज की एक ऐसी रीति है कि अगर बुरा बुराई भी छोड़ दे तो हमारा मन उस पर विश्वास नहीं कर पाता है और हम डरते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर हमारे मन में ऐसी भावना आती है कि चंद्रमा तो निष्कलंक हो नहीं सकता, अगर हो रहा है तो जरूर कोई उत्पात होने वाला है, जरूर कोई दुर्घटना घटने वाली है। तो चलिए बच्चों इस दोहे का भी काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। ये बुरो बुराई में भी आपका अनुप्रास होगा और एक उदाहरण से चंद्रमा का उदाहरण देके समझाया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार होगा। शैली आपकी मुक्तक ही है, रस आपका शांत है और छंद आपका दोहा ही है। चलिए अब आखिरी दोहा देखते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पंछिन न मार। बच्चों ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। ये तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित दोहा है। उस समय औरंगजेब राजा जय सिंह से जो छोटे छोटे कबीले वाले थे, जो छोटे छोटे हिंदू राजा थे, उन पर आक्रमण करवा रहा था और उनको मारता था और उनको अपने राज्य में मिला लेता था। तो यहाँ पे बिहारी जी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, तो उनको सचेत करना उनका कर्तव्य था। इसी के तहत उन्होंने ये दोहा लिखा और राजा जय सिंह को सचेत किया। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, कह रहे हैं कि देख विहंग विचार, कह रहे हैं हे विहंग, हे पक्षी, विचार करके देखो, स्वार्थ तुम्हारा तो न इसमें स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, न तुम्हारा कोई सुकृत है, अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा श्रम जो है, तुम्हारी मेहनत हो जो व्यर्थ ही जा रही है। बाज, हे बाज के माध्यम से राजा जय सिंह से कह रहे हैं, पराई पानी पर, तुम पराई की बातों में आकर, पराए लोगों के बात में आकर तू पक्षियों को ना मार, तू अपने लोगों को ना मारो।
क्योंकि यहाँ पर बाज का मतलब राजा जयसिंह से कहा गया है। जयसिंह को कहा बिहंग और बाज दोनों चीजें राजा जयसिंह को कही है। ऐसा समझिए कि जैसे एक शिकारी एक बाज पक्षी को छोड़ देता है और वो पक्षी जाकर अपने ही प्रजाति के पक्षियों को, बाज पक्षी ही है तो जो भी पक्षी मारेगा उसी के प्रजाति के होंगे, उनको मारता है, गला काट देता है और बाज उसे खाने को भी बाज को नहीं मिलता, बल्कि शिकारी उस पक्षी को लेके चला जाता है। वही चीज बिहारी जी ने राजा जयसिंह को समझाने की कोशिश की है कि तुम औरंगजेब के बातों में आकर अपने हिंदू राजाओं को का वध मत करो, उन पर आक्रमण मत करो। तो बच्चों इसमें भी देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। इसमें आपका भाषा आपकी ब्रज ही है, छंद आपका दोहा है और अलंकार आपका अन्योक्ति, श्लेष आदि अलंकार हैं इसमें। तो बच्चों ये जो बिहारी जी के दोहे हैं, एक एक दोहे के कई कई अर्थ होते हैं। बिहारी जी रीतकालीन कवि हैं और इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि बिहारी जी गागर में सागर भर देते हैं। जैसे गागर में कोई छोटी सी गागर में छोटे से घड़े में पूरे सागर को भर दे, उसी प्रकार से बिहारी जी के दोहे हैं कि एक छोटी छोटी दो लाइनों की दोहों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। तो आपका नीति का भी दोहा खत्म हुआ। मेरे ख्याल से आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि पेपर टाइम में जो इसमें से महत्वपूर्ण दोहे हैं उनका हम रिवीजन फिर से करवा दें। तो खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले कवि आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, अब उन्हीं की बारी है। थैंक यू।